बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं घोर नायक साप्ताहिक अखबार के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज हिमांशु कुमार, जो गांधीवादी विचारधारा से जाने जाते हैं और वागड़ की धरती पर आपने शायद पहली बार कदम रखा है, तो स्वागत है आपका बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है आप द्विचक्र वाहिनी यात्रा पर निकले हैं, मतलब साइकिल यात्रा पर निकले हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं, देश में एकता, सामाजिक एकता, भाईचारा और सांप्रदायिक एकता बनी रहे। तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि डर नहीं लगता आपको? डरने की क्या बात है। आपने कहा गांधीवादी, तो गांधी जी नहीं डरे। गांधी जी ने गोली खाई सांप्रदायिक सद्भाव को बचाने के लिए और देश में जो जातिवादी भेदभाव है उसके खिलाफ काम करते हुए। तो हम अगर उनको अपना आदर्श मानते हैं तो हम कैसे डर सकते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि आप वागड़ वासियों को अपना परिचय दे दें कि आप कहाँ से कब इस साइकिल यात्रा पर निकले। जी, तो ये यात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट गांधी समाधि से गांधी जयंती पर शुरू हुई है और हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मुस्लिम आबादी से गुजरते हुए मदरसों और मस्जिदों और मुस्लिम भाइयों के घरों में ठहरते हुए फिर हम राजस्थान के मेवात क्षेत्र अलवर और फिर दौसा और फिर डुंडार मेवाड़ होते हुए चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ होते हुए आज बांसवाड़ा पहुँचे हैं साइकिल चलाते चलाते, और यहाँ से फिर बम्बई जाएंगे। और हम रास्ते भर गांव-गांव में, मोहल्लों में, बस्तियों में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, समानता और न्याय के बारे में बात करते हुए जा रहे हैं। आपने भी कहा कि आप अधिकतर मुस्लिम क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, तो क्या लगता है आपको, जिस तरह ये सोशल मीडिया पे एक नफरत का जो माहौल बना हुआ है, तो मुस्लिम क्षेत्रों में जाके आपको मतलब क्या लगता है, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो कुछ और है या वास्तविकता धरातल पर कुछ और है? देखिए, हम लोग तो बचपन से ही, मेरा जन्म यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ और मेरा बचपन ऐसा गुजरा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम का फर्क ही नहीं पता था। हमारे जो सबसे प्यारे ताऊजी थे उनका नाम मोहम्मद रशीद था और वो पाकिस्तान जा रहा था उनका परिवार, और मेरे ताऊ पंडित ब्रह्मप्रकाश शर्मा ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लिया था और जाने नहीं दिया पाकिस्तान की, मतलब रोक दिया कि यहीं रहो। तो इतना प्रेम था दोनों परिवारों में। और हमारे मोहल्ले में आधे लोग मुसलमान थे, आधे लोग हिंदू थे, हमें पता ही नहीं चलता था। हम लोग ईद पर उनसे ईदी मांगते थे और हमारे ताऊजी पंडित ब्रह्मप्रकाश शर्मा से मुस्लिम बच्चे दशहरे पर मेला देखने के लिए 1-1 रुपया मांगते थे। मतलब वो बांटते थे सब बच्चों को, तो हिंदू बच्चों को भी बांटते थे, मुस्लिम बच्चों को भी बांटते थे, और मुस्लिम ईद पर हमको भी ईदी देते थे। तो हमारा तो पूरा जिंदगी इस तरह से गुजरी है। इसके अलावा फिर मैंने सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ काम किया है। मैंने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद काम किया है, वहाँ राहत और कानूनी मदद के लिए। दिल्ली में जब CA-NRC आंदोलन को कुचलने के लिए सरकारी हमला हुआ था पूरा, उस हमले के बाद हम लोगों ने वहाँ काम किया है राहत का। और दंगों के बीच में जबकि वो जान जोखिम में डाल के, देखिए, मेरे बारे में सब जानते हैं कि ये हिंदू है और मैं मुस्लिम घरों में ही ठहरता हूँ और इतना प्यार मिलता है और इतनी सुरक्षा मिलती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें मुस्लिम से डरना चाहिए, नफरत करनी चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो किस आधार पर कह रहे हैं। मुझे तो उनसे सिर्फ प्रेम और फिर इस रास्ते में तो जहाँ मुस्लिम एरिया था वहाँ मुसलमानों के घरों में ठहरे, मीनावाटी में हम आदिवासियों के घरों में ठहरे हैं, फिर अब फिर से आदिवासी इलाका शुरू हो गया तो फिर से हम आदिवासी साथियों के घरों में ठहर रहे हैं। तो जो भी रास्ते में हमें प्रेम से ठहराता है वहाँ ठहरते हैं और हमें सभी वर्गों, सभी धर्मों का प्रेम मिल रहा है। अच्छा, सुना है आप जो आदिवासी किसान हैं उनके मुद्दों को भी आप उठाते हैं? जी, मैंने बस्तर में काम किया है 18 साल और मेरा बस्तर से संबंध 35 साल का हो गया, सन 88 से आज तक का। तो आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के हम कोर्ट में गए। हमने 522 केस सरकार के खिलाफ आदिवासियों के पक्ष में मानवाधिकार हनन के डाले हैं। 522? जी। और इसके अलावा मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में गया आदिवासियों के मुद्दों को लेकर के, उनके मानवाधिकार दमन को लेकर के, और मैंने किताब भी लिखी है उसके ऊपर। और अभी भी हम
देश भर में जाते हैं और जहाँ भी इस तरह के अत्याचार, और चाहे वो दलितों पर हो, माइनॉरिटी पर हो, आदिवासियों पर हो, उस पर हम काम करते हैं। मतलब कुल मिला के मुख्य आपका उद्देश्य है कि अत्याचार नहीं होना चाहिए कमजोर वर्ग पर, न्याय, समानता और सद्भावना, ये 3 हमारे लक्ष्य हैं। तो सुना है कि आप पर कभी हाई कोर्ट ने या न्यायालय ने कोई जुर्माना भी लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जी कुछ जुर्माना भी लगा दिया था? जी जी, एक मानवाधिकार का मामला मैं लेकर गया था, फर्जी मुठभेड़ का। अच्छा। जिसमें 16 लोगों को, 16 आदिवासियों को जी। पुलिस ने हत्या कर दी थी, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था। कहाँ की घटना है? ये सुकमा, छत्तीसगढ़ में सुकमा जिला है, जी। वहाँ गोमपाड़ नाम का गांव है। वहाँ 17 अक्टूबर 2009 का मामला है और उसमें 16 आदिवासियों की हत्या हुई थी, जिसमें 2 साल के बच्चे का हाथ काट दिया था, उसकी मां के सिर में चाकू मार दिया। तो वो मामला लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच नहीं कराई और बिना जांच कराए ये कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके ऊपर 5 लाख जुर्माना। तो हमने कहा कि ये आपने तो जांच नहीं कराई, और जांच कराए बिना आपको क्या पता हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और फिर आदिवासी मरे तो हैं, किसने मारा है? किसने मारा? ये बताइए, मुख्य सवाल तो वह था। किसने मारा है? बच्चे का हाथ किसने काटा है? वो बच्चा दिल्ली आ गया, उस बच्चे ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट बताए किसने मेरा हाथ काटा है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के दबाव में था और उसके बाद मैंने कहा जुर्माना किस बात का, कि इंसाफ क्यों मांगा? इंसाफ मांगना ना सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारा कर्तव्य है, ये तो महात्मा गांधी ने कहा है, इंसाफ तो हम मांगेंगे। और मैंने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मैंने नहीं दिया और आज तक नहीं दिया। और हम गलत चीज, जुर्माना नहीं देने के बाद आप पर कोई नोटिस? मैंने कहा मुझे जेल में डाल दो आप जी। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आजाद भारत का पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमारी फैमिली के नाम है। क्या? मेरे ताऊ जी पंडित ब्रह्म प्रकाश शर्मा जो मुजफ्फरनगर के थे, फ्रीडम फाइटर थे, जवाहरलाल नेहरू हमारे घर आते थे। तो आज़ादी के बाद सन 54 में हमारे ताऊ जी ने 2 भ्रष्ट जजों के खिलाफ कंप्लेंट की, तो उन जजों ने हमारे ताऊ जी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट में हमारे ताऊ जी जीते। आज भी LLB की पढ़ाई में वो केस पढ़ाया जाता है। तो मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम तो हैबिचुअल कंटेम्पचुअस हैं, हम तो आपकी गलत बात कबूल करेंगे ही नहीं, आप जेल में डालना हो डाल दो, लेकिन हम तो गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, इंसाफ के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे। आपको जेल में डालना है डाल दो, आपको कॉर्पोरेट की नौकरी बजानी है। आजकल ज्यादातर जजेस को आप देखिए, अभी हमारे चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं कि मैंने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद में भगवान की प्रेरणा से फैसला दिया। ये कितना आपत्तिजनक बयान है। एक जज को सबूतों और गवाहों के प्रभाव में फैसला देना होता है, ना कि भगवान के प्रभाव में, है ना भगवान। और तो ये इस तरह के आजकल जजेस हो गए हमारे, लेकिन न्यायपालिका को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जनता की न्यायालय है, ना कि कुछ भ्रष्ट जजों की, भ्रष्ट और सांप्रदायिक जजों की। तो ये एक चुनौती है कि आज हमारी जितनी भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सांप्रदायिक लोग बैठ गए हैं और भाजपा की तरफदारी करने वाले लोग बैठ गए और भाजपा के दबाव में काम करने वाले लोग बैठ गए। आप चुनाव आयोग को देख लीजिए, चुनाव आयोग आज कैसा काम कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नफरत फैलाते हैं। आज इसी बांसवाड़ा के जमीन पर ऐसा आपत्तिजनक भाषण दिया उन्होंने कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीनकर उनको दे दिए जाएंगे जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनका इशारा मुसलमानों के खिलाफ था। एक भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री का यह भाषण कितना आपत्तिजनक था, वो भी चुनाव के दौरान। चुनाव आयोग को उस पर आपत्ति करनी चाहिए थी और उनको नोटिस देना चाहिए था, नहीं दिया। तो चुनाव आयोग आज इनकी मुट्ठी में है, इनके डर से काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आप बड़े बड़े मामले देख लीजिए, जिसमें सिद्दीक कप्पन जो बलात्कार की रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, 2 साल तक उनको जमानत नहीं दी जाती। उमर खालिद और मीरान हैदर, शर्जील इमाम, गुलशिफा फातिमा, संजीव भट्ट, बीबा कोरेगांव में सामाजिक कार्यकर्ता सब जेलों में पड़े हुए हैं, दलित कार्यकर्ता, बस्तर में आदिवासी कार्यकर्ता जेलों में पड़े हुए हैं। कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है, देख नहीं रहा है उनकी तरफ को। तो आज जो ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जिस तरह से सत्ता की जेब में पड़े हैं, उनकी मुट्ठी में है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, बहुत खतरनाक। बिल्कुल, हमें इसको चैलेंज की तरह लेना पड़ेगा और अपनी डेमोक्रेसी को भाजपा और RSS के चंगुल से आजाद कराना पड़ेगा।
और ये हम सबकी जिम्मेदारी है और बिना डरे ये काम हमें करना है। हमें ये मारते हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, लगातार देश में दंगे करते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। हमें इनसे डरना नहीं है, हमें मरने से नहीं डरना है, जेल जाने से नहीं डरना है, और हम डर नहीं रहे। मैं अकेला निकला हूं, ये जिस दिन चाहे मेरी हत्या कर सकते हैं। यही कारण है कि आप अभी तक अपनी न्याय की राह पर चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। बेशक, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, मैं रोज अकेला चलता हूं, ये चाहे जिस दिन मुझे मार दें, मैं डरता नहीं हूं। मारना है मारे, लेकिन सच बात बोलेंगे, न्याय की बात बोलेंगे। तो मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो हमारी वागड़ की इस धरती पर क्षेत्रीय पार्टियां भी पनप रही हैं और उन्हें सफलता भी अच्छी मिल रही है, खासकर भारत आदिवासी पार्टी। जी, तो ये अच्छी बात है कि आदिवासी अपनी ताकत को पहचान रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और अपने मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें करनी भी चाहिए, और मतलब कोई गलत नहीं है। और मेरा तो ये सलाह है कांग्रेस को कि कांग्रेस को इन्हें अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए, कांग्रेस को इनके साथ दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए। और इस क्षेत्र में अगर ये आदिवासी पार्टी विकसित हो रही है तो कांग्रेस को ये सीटें इनको लड़ने के लिए देनी चाहिए। इनके साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी मुख्य तौर पर आरएसएस का विरोध करती है। तो जो आरएसएस का विरोधी है, कांग्रेस उसको अपना विरोधी कैसे बना रही है? मतलब दुश्मन के दुश्मन को अगर दोस्त बना लोगे तो ये तो राजनीति है, सफलता बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल। तो भारतीय आदिवासी पार्टी जो है, भारत आदिवासी पार्टी, उसको कांग्रेस को अपना विरोधी नहीं समझना चाहिए, उनके साथ तालमेल करना चाहिए, मिलके चलना चाहिए। तो एक अंतिम सवाल है कि क्या कारण है कि भारतवर्ष में 25 करोड़ से अधिक मुस्लिम रहते हैं, मगर फिर भी 70 सालों में उनकी हालत में वो सुधार नहीं हुआ है जो होना चाहिए, चाहे शिक्षा की दृष्टि से ले लें, चाहे व्यापार की दृष्टि से ले लें। उनका बहुत संस्थागत तरीके से, बहुत ही सोचे समझे तरीके से उनको नेग्लेक्ट किया गया है, और उनको बैंक लोन नहीं देता, उनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिलती है, उनके मोहल्लों में नालियां नहीं बनेंगी, सड़क खड़ंजे नहीं लगेंगे, उनके यहाँ सड़कें नहीं बनाई जाएंगी, उनको पिछड़ा रखा जाएगा। ये जानबूझ के किया गया है और बहुत दुख की बात है, और ये चुनौती है हमारे सामने। इसको ठीक करने की जरूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।